नमस्कार बच्चों। आज हम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया लेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। जो भीमराव अंबेडकर हैं उससे सभी बच्चे परिचित हैं। सभी बच्चों को मैंने पहले परिचय भी बता दिया है कि भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो हमारे संविधान के निर्माता और कानून ज्ञाता। उनका जन्म जो है 14 अप्रैल सन 1981 में 1891 में महू मध्य प्रदेश का जो एक ज़िला है, मध्य प्रदेश राज्य है, उसका ज़िला है महू, उसमें हुआ। और इनका जो निधन जो है वो दिल्ली में हुआ। जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और ये एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने जो है उस समय जातिवाद का और श्रम के आधार पर लोगों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव था और उसी आधार पर लोगों में बटा हुआ था। उस समय जो है इन्होंने जो देखा, जो भोगा, उन्होंने उसी की लोगों को मुक्ति पाने के लिए ही इन्होंने सबकी इसकी रचना की। उस समय बच्चों जाति प्रथा जो है उसी का बोलबाला था। तो लेखक कौन? भीमराव अंबेडकर ने जो स्वतंत्रता के 3 तत्व बताए हैं, जो आपके इस पाठ में, इस लेख में बताया गया है। ये लेख जो है एक विख्यात भाषण है। इसमें जो है लेखक ने क्या बताया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कि जो कास्ट के आधार पर ही इन्होंने बताया कि कैसे क्या था। ये 1936 में प्रकाशित हुई थी इनकी। और इनके 3 तत्व थे स्वतंत्रता को बताने वाले। एक तो इन्होंने कहा था स्वतंत्रता को समझने का अधिकार तभी है तभी लोग जो है समानता और स्वतंत्रता और बंधुता, इन 3 तत्वों को इन्होंने अनिवार्य माना और उसी के आधार पर इन्होंने स्वतंत्रता के रूप को बताया और इसीलिए इन्होंने कानून का निर्माण किया। तो इनकी जो आपको सामूहिक जीवन की जो एक जीवनचर्या थी, इन्होंने कहा था सभी लोगों को एक ही रीति होनी चाहिए और एक ही समाज होना चाहिए। अगर हम टुकड़ों में जाति के आधार पर या श्रम के आधार पर बांटते हैं तो ये उचित नहीं है। चलिए बच्चे, आइए अब हम पाठ पर चलते हैं, पाठ को समझते हैं। मेरे साथ साथ सभी बच्चे पाठ को पढ़ते और समझते चलेंगे। देखिए लेखक ने क्या कहा कि यह विडंबना की बात है। कैसी बात है? बहुत बड़ी विडंबना की, कि इस युग में भी, कौन सा युग? लेखक का युग। कौन सा? 1800 से 1900 के बीच का। उसमें जातिवाद को, जो उसको जैसे पोषक तत्व होते हैं, तो ऐसे ही जातिवाद को, जाति प्रथा को, श्रम को, जो उसको बढ़ाने वाले हैं, उनके पोषकों की भी कमी नहीं है। कि जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, श्रम विभाजन को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों की भी कोई कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है उसका मतभेद करते हैं और कुछ लोग जो है उसमें समर्थन देते हैं। ऐसे ही बच्चों आपने देखा होगा बिल भी कैसे पास होते हैं, कितने बहुमत होना चाहिए, कितना समर्थन मिलना चाहिए तभी बिल पास होता है। तो अब देखिए समर्थन का एक आधार क्या कहा, क्या बता रहा है लेखक यहाँ पर? आधुनिक सभ्य समाज। कौन सा समाज? जो आधुनिक है और सभ्य है, अर्थात शिक्षित है, अर्थात जिसमें कि ऊंचे लोग शामिल हैं। कार्य कुशलता के लिए, किसके लिए बताया? जो कार्य में दक्ष हैं, कुशल हैं, उसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना है। और चूंकि प्रथा भी, क्या कहा कि जो प्रथावाद है, जाति प्रथा है, इज़म है। आपने देखा होगा बच्चों कुछ लोगों के अंदर बहुत इज़म होता है, बहुत जातिवाद होती है। तो वो भी लेखक ने बताया है कि इसमें क्या कहा उन्होंने, जाति प्रथा और श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा भी श्रम के आधार पर जो बांटे गए थे लोग, ये लोहार है, ये कुम्हार है, ये चमार है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, तो वो किसके आधार पर बांटे गए थे? श्रम के आधार पर। तो कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या कहा? लेकिन इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है।
इसमें कुछ लोगों को, हम जैसे लोगों को आपत्ति है। हम इस चीज़ का समर्थन नहीं करते कि लोगों के अंदर जाति या आश्रम के आधार पर ही उनका विभाजन हो। ये बात हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। क्या कहा? ये जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक होता है मजदूर, श्रम होता है मेहनत करने वाले, उस कार्य को करने वाले का रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं या ऊंचे जन्म के लोग हैं, ऊंचे वर्ण के लोग हैं, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। क्या कहा उन्होंने? अस्वाभाविक, स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों में एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का भी करार देती है। क्या कहा लेखक ने? कि ये अस्वाभाविक है श्रम विभाजन, जाति प्रथा ये ही नहीं करती, ये लोगों को विभाजित करती है, लोगों को टुकड़ों में बांटती है, लोगों को ऊंचे नीचे का करार देती है कि ये उच्च जाति से है, ये निम्न जाति से है। इस चीज़ का भी करार देती है, जो कि समाज, किसी भी विश्व के समाज में नहीं पाया जाता, जो सिर्फ ये परंपराएं हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान आदि देशों में ही हैं। जाति प्रथा यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, क्या कहा लेखक ने बच्चों? कि जाति प्रथा को यदि श्रम के आधार पर विभाजित मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये एक स्वभाव से हमारा विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मान लो हम जो है किसी सुनार के घर पैदा हो गए तो हमारी रुचि जो है सुनार के कार्य में नहीं है, या हम किसी कुम्हार के घर पैदा हो गए तो हमारी कार्य बर्तन बनाने में नहीं है। तो ये क्या कहा? तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। हमें अपनी रुचि के अनुसार ही हमारे अंदर कार्य कुशलता होनी चाहिए, हमारे अंदर जो है श्रम के आधार पर हम बटे हुए नहीं होने चाहिए। अब देखिए लेखक ने और क्या कहा? कुशल व्यक्ति, क्या कहा? जो क्या है? कुशल व्यक्ति है, जो सक्षम है, जो योग्य है, जो उस चीज़ में माहिर है, जिसके अंदर कुशलता है, कुछ करने की क्षमता है, या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि लोगों के अंदर कितनी क्षमता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा स्किल डेवलप कर रहे हैं बच्चों, EMC ले आए हैं, हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। तो यही बताया गया है कि हम जो है अपनी जो है हमारी क्षमता उसको उभारना है, उसको विकसित करना है, जिससे वह अपना पेशा या कार्य करने का चुनाव अपने आप कर सके। वो हमारी पैतृक उस पर आधारित न हो, हमारे अपने ही स्वयं की क्षमता और कुशलता पर ही आधारित हो, वो हम पर थोपा ना जाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि कैसा? दूषित, जो कि हमारे समाज को, हमारे लोगों को दूषित करता है कि मनुष्य के प्रशिक्षण अर्थात उसकी निजी क्षमता के विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। देखिए लेखक ने कितनी बड़ी बात कह दी है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो तब से ही निर्धारण कर दिया जाता है कि क्यों, जिस जाति में है, वो जिस श्रम में है, उसी के आधार पर ही उसका विभाजित कर दिया जाता है। तो ये दृष्टिकोण उचित नहीं है। जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण ही नहीं करती। क्या कहा? जाति प्रथा पेशे मतलब व्यवसाय, रोजगार दोषपूर्ण है। इसमें क्या है? दोष है। कैसे? कि पूर्व ही निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है लेखक ने कि ये जो है एक उस भावना को निर्धारित ही नहीं करती, बल्कि
पूरे जीवन भर आपने देखा होगा, जो व्यक्ति कुम्हार के घर काम करता था जीवन भर वह मटके ही बनाता रहता था, जीवन भर वह मिट्टी के बर्तन बनाता रहता था। जो सुनार के घर जन्म ले लेता था वो ज़िंदगी भर जो है स्वर्ण आभूषण ही बनाता रहता था। जो व्यक्ति लोहार के घर जन्म ले लेता था वो पूरा ज़िंदगी भर वही पेशा करता रहता था। तो इसमें क्या कहा ये कि ये दोषपूर्ण है, दोष है इसमें। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए, अगर मान लो उसको उस पेशे में रुचि नहीं है या उसका रोजगार नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसे भले ही भूखा मरना पड़ जाए। आधुनिक युग में ये स्थिति प्राय आती है। क्यों आती है? आधुनिक समाज में आपने बच्चों दूसरी क्लास में 7th क्लास में पढ़ा होगा आपने, दूसरा पाठ था कि लाख की चूड़ियाँ। तो वहाँ पर देखा कि बदलू जो मनिहार है तो उसमें क्या है, बदलू काका का जो व्यवसाय है, अब लाख की चूड़ियाँ कौन पहनता है? सभी जो है को ये मेटल की चूड़ियाँ आ गई हैं, कांच की चूड़ियाँ आ गई हैं। अब बदलू जैसे व्यक्ति क्या हो गए हैं, उनका व्यवसाय क्या हो गया, उनका पेशा क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि अब लाख की चूड़ियाँ कोई भी स्त्री नहीं पहनती। तो ऐसे ही जो जैसे जैसे आधुनिक युग में मशीनी युग का निर्माण हुआ, बदलू का व्यवसाय क्यों ख़त्म हुआ? मशीनी युग आने के कारण। और क्योंकि हाथ से चीज़ बनाने में समय भी काफ़ी लगता है और उसमें मेहनत भी काफ़ी लगती है और उसमें पूंजी भी काफ़ी लगती है, जबकि मशीन तो एक ही समय में पता नहीं कितने लाखों लोगों का काम कर देती है और उसमें लागत भी कम आती है। तो ऐसे ही आधुनिक युग में जो उद्योग धंधे आए हैं, मशीनी युग आया है, उसकी प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने इस युग में देखा होगा, जो ये एक विश्व महामारी है कोरोना के अंतर्गत, कितने परिवर्तन हो गए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गए अकस्मात ही, अचानक। अकस्मात का अर्थ क्या बच्चों? अचानक ही। इससे निरंतर विकास भी आप देख रहे हो, कुछ लोगों का रोजगार भी ख़त्म हो गया है, कुछ की विकास की दर रुक भी गई है, लेकिन कुछ जो है वो विकास की दर दूसरी तरफ से तेज़ी से बढ़ भी रही है। तो जिसके कारण जो है मनुष्य को अपना पेशा बदलना पड़ सकता है। तो आज आप देखिए कि ऑनलाइन एजुकेशन ऐसी आ गई है। पहले हम लोग जो है कक्षा में बोर्ड के माध्यम से और आपको क्लास में बच्चों के एक दूसरे के सानिध्य के उससे, एक दूसरे के संपर्क से हम एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के मतलब बच्चे के व्यवहार को हम एक दूसरे के आमने सामने गुरु शिष्य का जो भाव था उसको भी समझते थे। और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसको कि हम आज जो है नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब विद्यालय आते थे तो हम एक दूसरे के संपर्क में रहते थे, सानिध्य में रहते थे, लेकिन अब ऐसा ऑनलाइन शिक्षा में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि ये परिस्थितियाँ प्रतिकूल, क्या कहा, प्रति अनुकूल होता उसी के अनुकूल, और प्रतिकूल होता है विपरीत। ठीक है बच्चों, परिस्थितियों में भी मनुष्य अपना पेशे बदलने में स्वतंत्र न हो। मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जो बिल्कुल विपरीत है, तो आजकल आपने देखा ऑनलाइन शिक्षा जो है, आपकी जो संपर्क वाली भाषा थी हमारी, वो आज एक कड़ी सी जो है वो टूट सी गई है। तो इसीलिए कहा कि बता रहा है लेखक कि पेशा बदलने में स्वतंत्र न हो, इसके लिए भी भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। मान लो जो लोग शिक्षित नहीं हैं, आजकल आपने देखा है हर चीज़ पेटीएम से है, हर चीज़ जो है ऑनलाइन है, बहुत धीरे धीरे ऐसा हो जाए जो लोग शिक्षित नहीं है तो उन्हें ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो यही बता रहा है लेखक कि उसका जो है भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह सकता। हिंदू धर्म की जाति प्रथा, क्या कहा, किस धर्म, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा चुनने की अनुमति नहीं देती। कब? जब लेखक का अपना काल था, उस समय का वर्णन लेखक कर रहा है, उस समय ऐसी अनुमति नहीं थी। पैतृक जो पेशा न हो भले ही उसमें पारंगत हो, जो पेशा था उसमें वो पारंगत हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं होता था, उसे उसी की ही आधार पर कार्य करना होता था। इसी प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी। क्या कहा लेखक ने कि जो जाति प्रथा के आधार पर भारत में जो है किसी दूसरी पेशे में हम नहीं जा सकते थे
और इसी का कारण था कि हमारे देश में जो है बेरोज़गारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष, प्रमुख मतलब मुख्य और प्रत्यक्ष कारण बन गया था। इस प्रकार हम देखते हैं श्रम विभाजन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। कैसे दोष? गंभीर, जो कि बहुत ही व्यक्ति को दृष्टि से नीचे लेकर जाते हैं, जिसके उभरने का कोई उपाय नहीं है, गहन उसमें। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। क्या कहा लेखक ने? उसकी इच्छा पर जो श्रम विभाजन है जाति प्रथा का, वो उसकी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, जैसे मेरी भावना है, जैसे सब बच्चों की अलग अलग भावनाएं होती हैं। कुछ जो है परिचारिका बनकर जो है रोगियों की सेवा करना चाहती है, कुछ जो है बॉर्डर में सिपाही बनकर जो है बॉर्डर पर तैनात रहकर देश की रक्षा करना चाहती है, कोई जो है डॉक्टर बनना चाहती है कि वो अपने देश के जो है लोग जो रोगों से लड़ रहे हैं उनको उनका उपचार करे। तो सबकी कोई बच्चों को शिक्षा देकर जो है कोई किसी तरह से अपनी अपनी भावनाएं सबके अंदर होती हैं, और उसी के अनुसार हम जो है आज अपने कार्य में सक्षम हो रहे हैं। ये नहीं है कि आज एक टीचर का बच्चा टीचर ही बन रहा है और एक इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर ही बन रहा है, एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बन रहा है। तो जिसका जो अपनी व्यक्तिगत भावना है, व्यक्तिगत रुचि है, उसी के अनुसार ही हम अपने कार्य को उसको अंजाम देते हैं। तो व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है। पूर्व लेख भी इसी का आधार है। जो पहला लेख है वो भी इसी के आधार पर लिखा गया। इस आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोगों में निर्धारित कार्य और अरुचि के साथ केवल विवश होकर, मजबूर होकर विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कहा लेखक ने? विवश होकर करते हैं। वो अपनी रुचि के अनुसार नहीं करते, उनकी रुचि नहीं होती, अरुचि होती है, विवश होते हैं, मजबूर होते हैं, उसके कारण वो करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। क्या कहा बच्चों? कि इसमें जो है अगर हमारी रुचि नहीं है, हम विवश हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारा उसमें जो है वो हम किसी को अपने रुचि लेकर काम नहीं करते, हम उसे चालू काम करके देते हैं और हम उस काम के करने के लिए प्रेरित भी अपने आप को हमारा मन नहीं करता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का दिल न लगता हो, न दिमाग लगता हो और न कुशलता, तो अब क्या कह सकते हैं हम उसमें कि हमारी किसी काम को करने में रुचि नहीं है, तो हम उसे अनमने से मन से करेंगे, उतारू मन से करेंगे। अगर हमारी किसी काम को करने में रुचि है तो हम उसको बहुत अच्छा अंजाम देंगे, बहुत अच्छी तरह से उसे हम करते हैं। अतः निर्विवाद रूप से यह सिद्ध होता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। अब देखिए, निर्विवाद, बिना किसी विवाद के हम कह सकते हैं कि आर्थिक पहलू अर्थव्यवस्था से युक्त पहलू, कि उसमें जो है हमारे पास अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, इससे भी जो है ये प्रथा जो है हानिकारक है। क्या कहा लेखक ने? जाति प्रथा जो है आर्थिक पहलू की दृष्टि से भी हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, क्या कहा? स्वाभाविक, स्वभाव से, अपने भाव से, स्वाभाविक मतलब अपने भाव से युक्त, प्रेरणा से युक्त रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। उस काम के प्रति हमारी रुचि नहीं रहती, उस काम के प्रति हम क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। हमारी अस्वाभाविक नियम होते हैं, हमारे स्वभाव के द्वारा नियम नहीं होते, उसमें हमारे नियम कैसे होते हैं? अस्वाभाविक नियम, और उसके द्वारा ही हम उसमें निष्क्रिय हो जाते हैं उन नियमों से जकड़कर। ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ जो है ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको मेरी कल्पना का आदर्श समझाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।